हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे कन्फॉर्मल मैपिंग के लिए आवश्यक प्रतिबंध अर्थात नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्फॉर्मल मैपिंग। यानी कि हमारे पास में जो कोई भी अपने पास में फलन होता है W बराबर एफ जेड, तो वो W बराबर एफ जेड जो है वो किसी प्रांत समतल जेड समतल के किसी प्रांत डी से W समतल के प्रांत डी डैश में एक अनुकोण प्रतिचित्रण होता है। कब? यदि जो फलन है हमारा W बराबर एफ जेड वो जेड समतल जो प्रांत डी है उसमें जेड का एक विश्लेषिक फलन होना चाहिए। यही था आवश्यक प्रतिबंध। और वहां पर हमने ये प्रूव भी कर लिया था कि किस तरीके से जब हमारे पास में वो एंगल जो है पाई/2 प्लस के बीटा होता था, तो प्लस के फॉर्मेट में हमने देखा कि v को -b से जब हम रिप्लेस करते थे तब हमारे पास में कॉची रीमान समीकरण संतुष्ट होती थी। यानी कि वहां पर हमारे पास जो डायरेक्शन होती थी वो चेंज हो जाती थी, यानी वो कहलाता था आइसोगोनल मैपिंग, तुल्यकोणीय प्रतिचित्रण। लेकिन जब नीचे दूसरा केस हमने देखा था तो वहां से हमें यह दिखा कि यस, अगर मेरे पास में कोई भी फलन एफ जेड जो है वो अनुकोण प्रतिचित्रण होगा। कब? जब वो एक विश्लेषिक फलन होगा या फिर विश्लेषिक फलन होगा, यानी कि अनुकोण प्रतिचित्रण होता है। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं कि अभी तक हमने नेसेसरी कंडीशन पढ़ी थी, आज हम पढ़ेंगे सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है, यानी कि अनुकोण प्रतिचित्रण के लिए पर्याप्त प्रतिबंध। अब अनुकोण प्रतिचित्रण के लिए पर्याप्त प्रतिबंध का स्टेटमेंट क्या है वो देखते हैं। अनुकोण प्रतिचित्रण पर्याप्त प्रतिबंध। देखिए, बहुत ही इजी चैप्टर है अगर आप साथ साथ पढ़ते चलेंगे तो। ठीक है, तो चलिए इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। और स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है, देखिएगा। यदि एफ जेड जेड समतल के प्रांत डी में जेड समतल के प्रांत डी में जेड का एक विश्लेषिक फलन है, यदि एफ जेड जेड समतल के प्रांत डी में जेड समतल के प्रांत डी में जेड का एक विश्लेषिक फलन है, विश्लेषिक फलन है तथा प्रांत डी में एफ डैश जेड इज नॉट इक्वल टू 0 है, तथा प्रांत डी में एफ डैश जेड नॉट इक्वल टू 0 है, तो प्रतिचित्रण W बराबर एफ जेड, तब प्रतिचित्रण W बराबर एफ जेड डी के बिंदुओं पर अनुकोण प्रतिचित्रण है। अनुकोण प्रतिचित्रण है। देखिए, पर्याप्त प्रतिबंध में इन्होंने दिया है कि एफ जेड एक विश्लेषिक फलन है, साथ ही साथ एफ डैश जेड नॉट इक्वल टू 0 है। अगर ये कंडीशन है तो फिर एफ जेड जो है वो एक अनुकोण प्रतिचित्रण होता है। तो इसके लिए स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं, देखिएगा। सबसे पहले तो हम फिगर काउंट कर लेते हैं। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये होता है जेड समतल। अब यहां पर देखिए, फिगर को बनाने से पहले आपको क्या करना है, जिस बिंदु पर आप इन दोनों कर्वों को कट करोगे पहले उस बिंदु को डिसाइड कर लीजिए, ताकि क्योंकि हमें यहां पर स्पर्श रेखा खींचनी है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास सपोज ये है, तो इस बिंदु के लिए इस कर्व पर स्पर्श रेखा ये हो गई,
और अब कुछ इस तरीके से स्पर्श रेखा के लिए मैं एक और कर्व कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर दूं और यहां पर मैं स्पर्श रेखा खींच देता हूं कुछ इस तरीके से। ठीक है, सो एक कर्व ये हुआ, एक कर्व ये हुआ। दिस इज C1, दिस इज C2 at any point Z1, any point Z2 and what is this point is Z0। ठीक है, and this angle is alpha, so this angle is also alpha, this angle is alpha 1 and this angle is alpha 2। ठीक है, इस तरीके से जेड समतल में हो जाता है और यहां पर एंगल के रूल्स के अकॉर्डिंग अल्फा 1 किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा 1 जो है वो बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस के अल्फा 2 के। ठीक है, इसी प्रकार डब्लू प्लेन के लिए भी हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से ठीक है, और दूसरा कर्व भी हम ठीक है, यानी कि ये जो है दोनों स्पर्श रेखाएं डब्लू नॉट बिंदु पर, ये जो है वो कर्व है गामा 1, ये कर्व है गामा 2, इस पर पॉइंट W1 है, इस पे पॉइंट W2 है, ये एंगल बीटा हमने मान लिया है। सो दिस इज ऑल्सो बीटा एंड दिस एंगल इज बीटा 1, दिस एंगल इज बीटा 2 एंड व्हाट इज बीटा 1 इज इक्वल टू बीटा प्लस के बीटा 2। अब चलिए आगे बात करते हैं हम सो स्टूडेंट्स, आगे हम इसकी थ्योरी लिखते हैं और थ्योरी लिखने के साथ साथ हमें कैलकुलेशन भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। माना जेड तल में दो अवकलनीय वक्र, माना जेड तल में दो अवकलनीय वक्र C1 व C2 है, जिसका प्रतिच्छेद बिंदु Z0 है। C1 व C2 है जिनका प्रतिच्छेद बिंदु Z0 है। ठीक है, इन पर स्पर्श रेखाएं वास्तविक अक्ष x के साथ, इन पर स्पर्श रेखाएं वास्तविक अक्ष x के साथ क्रमशः अल्फा 1 तथा अल्फा 2 कोण बनाती हैं। सही बात है स्टूडेंट्स। ठीक है, C1 पर जो स्पर्श रेखा है वो अल्फा 1 एंगल बना रही है, C2 पर जो स्पर्श रेखा है वो अल्फा 2 एंगल बना रही है। किसके साथ, वास्तविक अक्ष x के साथ। आगे बढ़ते हैं। तथा इन पर बिंदु Z1 व Z2 इस प्रकार है कि तथा इन पर मतलब कि इन वक्रों पर, इन पर Z1 व Z2 बिंदु इस प्रकार हैं कि इनकी Z0 से दूरी R समान है, जो कि बहुत अल्प है।
लिखिएगा, जो कि बहुत अल्प है। ठीक है। अब देखिए C1 C2 दो वक्र हैं जिन पर प्रतिच्छेद बिंदु Z0 है। स्पर्श रेखाएं जो वास्तविक अक्ष के साथ में α1 α2 एंगल बना रही हैं, सही है। जिन पर बिंदु Z1 व Z2 है, जिनकी Z0 से दूरी जो है वो R हमने मान ली है और उस R को हमने बहुत ही कम लेके चले हैं। ठीक है। आगे अब देखिए कैलकुलेटिव पार्ट भी हम साथ ही साथ करते हुए चलेंगे। यहां पर अतः देखिएगा, अतः Z1 माइनस के Z0 इज इक्वल टू R e की पावर आयोटा थीटा 1। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि मोड ऑफ Z1 माइनस के Z0 हम जब निकालते हैं तो इसकी वैल्यू है R, और मोड को जैसे ही खोलेंगे e की पावर आयोटा थीटा 1। ठीक है, तथा Z2 माइनस के Z0 इज इक्वल टू R e की पावर आयोटा थीटा 2। ठीक है, सही बात है। अब यहां पर बात करते हैं कि यदि R टेंस टू 0 है, यदि R टेंस टू 0 है, यदि R टेंस टू 0 है, यानी कि R बहुत ही अल्प जा रही है, यानी कि R टेंस टू 0 मतलब कि ये Z1 जो है वो Z0 तक ही आ गया, ये Z1 जो है वो Z0 पर ही आ गया। और जब Z1 देखिए, अभी हम किसकी अंतर लेके चल रहे हैं, Z1 माइनस Z0 का, यानी कि Z1 माइनस Z0 का लेके चल रहे हैं। तो जो भी अपन की जो ये डिफरेंस होगा वो R e की पावर आयोटा थीटा 1 एंगल हमने मान लिया है फिलहाल। लेकिन जैसे ही R टेंस टू 0 होगा तो Z1 Z0 पर आ जाएगा, और Z1 Z0 पर आते ही हमारे पास में स्पर्श रेखा कौन सी हो जाएगी, यही वाली। यानी कि R टेंस टू 0 पर जो थीटा 1 होगा वो तो टेंस टू हो जाएगा α1, तथा थीटा 2 टेंस टू हो जाएगा α2। सही बात है स्टूडेंट्स, बात समझ में आई। क्योंकि R टेंस टू 0 का मतलब ये है Z1 भी Z0 पर आ गया, Z2 भी Z0 पर आ गया। तो Z1 Z0 के लिए हमारे पास में α1 एंगल स्पर्श रेखा का होगा, और Z2 का Z0 तक आने पर इसका जो एंगल होगा वो हो जाएगा α2। ठीक है, अब बात करते हैं रूपांतरण W बराबर FZ के अंतर्गत बिंदु, रूपांतरण W बराबर FZ के अंतर्गत बिंदु Z1 व Z2 के समवर्ती बिंदु कौन कौन से हो जाते हैं। W समतल में क्रमशः W0 W1 व W0 हैं। देखिए रूपांतरण W बराबर FZ के अंतर्गत बिंदु Z0 Z1 Z2 के समवर्ती बिंदु W समतल में क्रमशः कौन कौन से होंगे, W0 W1 तथा W2 है। ठीक है, ये हमने लिख लिया W बराबर FZ, जो अपन के पास में प्रतिचित्रण दिया गया है उसके करस्पॉन्डेंस। अब यदि बिंदु Z1 वक्र C1 के अनुदिश Z0 से Z1 को गमन करता है, तब यदि बिंदु Z1 वक्र C1 के अनुदिश Z1 से Z0 तक गमन करता है, तब इसका समवर्ती बिंदु कौन सा है, W1 भी वक्र गामा1 के अनुदिश W1 से W0 तक गमन करता है। सही बात है स्टूडेंट्स, क्योंकि हम रूपांतरण ट्रांसफॉर्मेशन जो दिया गया है W बराबर FZ,
जब Z1 जो है वो Z0 पर गमन कर रहा है वक्र C1 के अनुदिश, तो W1 भी जो इसका समवर्ती बिंदु है वो भी W0 को क्या करेगा, गमन करता है विद रेस्पेक्ट टू कर्व गामा 1। ठीक है, इसी प्रकार Z2 जो है, इसी प्रकार Z2 भी Z0 से Z1, Z0 से Z1 लिखिए इसको, Z0 से Z1 और इधर ये हो जाएगा W0 से W1। इसी प्रकार Z2 भी Z0 से Z2 की ओर वक्र C2 के अनुदिश गमन करता है। सही बात है। तो इसका समवर्ती बिंदु W2 भी वक्र गामा 2 के अनुदिश W0 से W2 तक गमन करेगा, क्योंकि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है और ट्रांसफॉर्मेशन का एग्जाम्पल हम देख चुके हैं कि किस तरीके से एक मैपिंग दूसरी मैप करती है। ठीक है ना, ट्रांसफॉर्मेशन विद रेस्पेक्ट टू गिवन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तब अगर मैं बात करता हूं तब अब देखिए W1 माइनस के W0 इज इक्वल्स टू λ1 e की पावर आयोटा phi 1। ठीक है, एंड तथा W2 माइनस W0 बराबर λ2 e की पावर आयोटा phi 2। समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 4। इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं। यहां पर λ1 λ2 जो है वो आप सोच रहे होंगे कि सर जब आपने यहाँ पर R ही ओनली कंसीडर्ड किया है तो फिर यहाँ पर λ1 λ2 क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स हम ओनली Z समतल की बात कर रहे हैं। W समतल को तो सिर्फ और सिर्फ हम इस ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग डिफाइन कर रहे हैं कि अगर इसका समवर्ती बिंदु ये है तो फिर ये किस तरीके से काम करेगा। ठीक है, इस ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत। तो अब इसके बारे में, इस डिस्टेंस के बारे में हमें नहीं पता, क्योंकि जैसा कि मैंने एग्जांपल में उसमें बताया था, जहां पर वो जो ट्रांसफॉर्मेशन था पिछली लेक्चर में, वो ऊपर की V, पूरे V को किस पर मैप कर रहा था? सिर्फ एक यूनिट सर्कल पर। ठीक है ना, तो ये तो पूरा V था जबकि वहां पे केवल यूनिट सर्कल था। तो इसलिए अगर मैं Z समतल की बात कर रहा हूं तो W समतल में मुझे नहीं पता कि ये चीज कितनी है। सो इसलिए मैंने इनको अलग अलग नोटेशन दे दिया है, λ1 और λ2। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। अब चूंकि फलन fz, ये एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए कैलकुलेटिव पार्ट है, ये तो थ्योरेटिकल पार्ट पूरा कंप्लीट हुआ। अब सिर्फ और सिर्फ हमें कैलकुलेशन करनी है और बताना है कि क्या यह अनुकोण प्रतिचित्रण होगा या फिर नहीं। तो अब दिए गए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम चलते हैं कि चूंकि फलन fz विश्लेषिक है तथा f डैश z जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए f डैश z जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है और ये विश्लेषिक भी है, इसलिए f डैश z नोट का मान परिमित रूप से विद्यमान है। इसलिए f डैश z नोट का जो मान है वो परिमित रूप से विद्यमान होगा। सही बात है, क्योंकि विश्लेषिक फलन में हमने पढ़ा था कि कोई भी फंक्शन विश्लेषिक है, इसका मतलब कि उसकी जो लिमिट है वो फाइनाइटली क्या होनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो अब देखिएगा परिमित रूप से अगर ये विद्यमान हो गया तो f डैश z नॉट क्या होगा। सो दिस इंप्लाइज दैट व्हाट इज f डैश z नॉट? f डैश z नॉट इज लिमिट z टेंडेंस टू z नॉट। सही बात है, z टेंडेंस टू z नॉट fz
माइनस के एफ ऑफ जेड नॉट अपॉन जेड माइनस के जेड नॉट। सही बात है। तो अब अगर मैं एफ डैश ऑफ जेड नॉट बराबर लिमिट Z1 टेंस टू Z0 की बात करता हूं Z1 के लिए, क्योंकि मेरे पास में 2 पॉइंट थे Z1 और Z2। Z1 कर्व C1 के करस्पॉन्डेंस, Z2 कर्व C2 करस्पॉन्डेंस। तो जब Z1 के लिए मैं बात करता हूं यानी कि f ऑफ Z1 माइनस के f ऑफ Z0 अपॉन Z1 माइनस के Z0 की बात करूं अगर मैं, तो देखिए हमने कहा है कि f डैश Z0 नॉन जीरो है। तो f डैश Z0 माना जो f डैश Z0 है उसकी वैल्यू है लैम्डा ई की पावर आयोटा 5। ठीक है, एफ डैश जेड नॉट की वैल्यू ये है। ठीक है, सो दिस इंप्लाइज है। और चूंकि एफ ऑफ जेड वन क्या होता है, एफ ऑफ जेड वन इज W1 और एफ ऑफ जेड नॉट इज W0। सो चलिए बात करते हैं लैम्डा ई की पावर आयोटा 5 इज इक्वल टू लिमिट, ये कितना है Z1 टेंस टू Z0, f of Z1 is W1 माइनस के W0 अपॉन Z1 माइनस Z0। एंड व्हाट इज Z1 टेंस टू Z0, मतलब कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर चलिए अभी तो यही लिख दीजिए और फिर आगे मैं लिख दूंगा लिमिट R टेंस टू 0 W1 माइनस W0 की वैल्यू कितनी है लैम्डा 1 ई की पावर आयोटा 5 अपॉन Z1 माइनस Z0 की वैल्यू R ई की पावर आयोटा थीटा 1। ठीक है, सही बात है स्टूडेंट्स। अब देखिएगा R क्यों लिखा, क्योंकि ये है Z1 टेंस टू Z0। Z1 टेंस टू Z0 मतलब कि Z1 माइनस के Z0 टेंस टू 0। एंड व्हाट इज Z1 माइनस Z0, Z1 माइनस के Z0 की वैल्यू है R। ठीक है, सो इसलिए मैंने इसको R टेंस टू 0 लिख दिया, क्योंकि मैंने यहां पर टर्म जो है वो लिखी है R के फॉर्मेट में। ठीक है, बात समझ में आ गई। So this implies that lambda e की power iota 5 is equals to limit r tends to 0 lambda 1 upon r e की power iota, कितना बच जाएगा ये 5 माइनस के थीटा 1। ठीक है, सो अब मेरे पास में अगर ये चीज आ गई e की पावर आयोटा 5 माइनस थीटा 1, तो अब यहां से चूंकि देखिएगा कि लैम्डा एक नोट डाल के यहाँ पे वैसे ही रिमेंबर के लिए याद रख लीजिए, चूंकि लैम्डा R और लैम्डा 1 बहुत ही अल्प हैं, इसलिए हमने पहले ही इसको बहुत अल्प लेके चले, इसलिए लैम्डा को मैं लैम्डा 1 अपॉन R के बराबर मान सकता हूं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बहुत अल्प जब क्वांटिटी होती है तो ये दोनों सेम हो सकते हैं। और फिर यहां से मुझे देखिएगा क्या मिल जाएगा, अगर कंपैरिजन कराता हूं मैं इसको तो e की पावर आयोटा 5 और ये हो जाएगा यानी कि 5। सो दिस इंप्लाइज दैट 5 इज इक्वल टू 5 माइनस के थीटा 1। सही बात है, क्योंकि e की पावर में चला जाएगा, ये दोनों इक्वल हो गए कंपैरिजन तुलना करने पर। ठीक है, तो मुझे मिल जाएगा यहाँ पे 5 इक्वल टू 5 माइनस के थीटा 1। अतः हम यहां पर कह सकते हैं, अतः जब R टेंस टू 0 है तथा लैम्डा इज ऑल्सो टेंस टू 0, R टेंस टू 0 तथा लैम्डा टेंस टू 0, तो इस केस में क्या होगा 5 टेंस टू कितना हो जाएगा बीटा 1 और थीटा 1 टेंस टू अल्फा 1। सही बात है ना स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने 5 को कंसीडर किया था किसके लिए, सेकंड फिगर के लिए W समतल में। तो वो 5 तो जब R टेंस टू 0 है और लैम्डा भी टेंस टू 0 है, या जहां पे लैम्डा 1 और लैम्डा 2 को मैंने माना था उन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो जब लैम्डा टेंस टू 0 है, R टेंस टू भी 0 है, क्योंकि R जो है यहाँ पर R टेंस टू 0 होगा, लैम्डा 1 है, लैम्डा नॉट है, सभी बहुत ही अल्प है। जब R ही 0 है तो फिर लैम्डा और लैम्डा 1 सभी 0 होंगे, क्योंकि मैंने सबको बहुत ही अल्प लेके चला हूं। तो यहां पर 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
सो फाई इज इक्वल टू फाई वन की वैल्यू कितनी है, बीटा वन माइनस के थीटा वन अल्फा वन। और इसी प्रकार समीकरण कितने हो गए थे अपने, 4, ये 5। इसी प्रकार फाई इज इक्वल टू बीटा टू और अल्फा टू, सही है ना। अब बीटा टू अल्फा टू कब आएगा, जब हम यहां पर Z1 की जगह Z2 लेके चलेंगे। f ऑफ Z2 माइनस f ऑफ Z0, तो W2 माइनस W0 एंड Z2 माइनस Z0। तो हमें फिर ये फाई वन और थीटा वन की जगह फाई टू और थीटा टू मिल जाएगा, यानी कि हमें बीटा टू माइनस अल्फा टू मिल जाता है। अतः समीकरण, तो वो सब कुछ दिखाने के लिए इसकी जरूरत नहीं है। अतः समीकरण 5 व 6 से, तो समीकरण 5 और 6 से देखिए फाई जो वैल्यू है फाई वो दोनों सेम आ गई, यानी कि बीटा वन माइनस के अल्फा वन इज इक्वल टू बीटा टू माइनस के अल्फा टू। सही बात है ना, बीटा वन माइनस अल्फा वन इज इक्वल टू बीटा टू माइनस के अल्फा टू, यानी कि बीटा वन माइनस के बीटा टू इज इक्वल टू अल्फा वन माइनस के अल्फा टू। और हम जानते हैं चूंकि अल्फा वन की वैल्यू कितनी थी, अल्फा प्लस के अल्फा टू, और बीटा वन की वैल्यू कितनी थी, बीटा प्लस के बीटा टू, यानी कि अल्फा वन माइनस अल्फा टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये तो हो गई अल्फा, ये हो गया बीटा, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू बीटा। और अल्फा और बीटा क्या थे, अल्फा और बीटा थे स्टूडेंट्स जो दोनों कर्व थे जेड समतल में और डब्ल्यू समतल में, उनके बीच का एंगल, यही थे ना। अल्फा और बीटा क्या थे, इन दोनों के बीच के एंगल। और जब स्टूडेंट्स हमारा काम यही था, डायरेक्शन तो हमने दोनों की दिखा रखी थी, सेम थी। देखिए अपना काम अब यही था कि अगर ये दोनों एंगल समान हो जाए तो मेरे पास में मैं आसानी से कह सकता हूं कि दिया गया जो ट्रांसफॉर्मेशन है, प्रतिचित्रण है, वो आइसोकोनल है। और हमें ये मिल चुका है कि जो जेड समतल में दोनों कर्वों के बीच का एंगल अल्फा और डब्ल्यू समतल में दोनों कर्वों के बीच का एंगल बीटा जो है वो दोनों बराबर हो गए। तो कन्फॉर्मल मैपिंग की डेफिनेशन से हम ये आसानी से कह सकते हैं कि यदि हमारे पास में एफ जेड विश्लेषक है, एफ डैश जेड नॉट नॉट इक्वल टू 0 है, तो उस केस में हमारे पास में जो दिया गया प्रतिचित्रण है वो कैसा होता है, अनुकोण प्रतिचित्रण। तो आप लिख दीजिए अतः जेड समतल में, अतः जेड समतल में, अतः जेड समतल में वक्रों, जेड समतल में वक्रों C1 व C2 के मध्य कोण, वक्रों C1 व C2 के मध्य कोण तथा W समतल में वक्रों गामा 1 व गामा 2 के मध्य कोण व दिशा समान है। अतः प्रतिचित्रण अनुकोण है। ठीक है, या फिर ऐसे लिख दीजिए अतः W बराबर एफ जेड अनुकोण प्रतिचित्रण है। अतः W बराबर एफ जेड अनुकोण प्रतिचित्रण है। सो ये हो जाती है स्टूडेंट्स हमारे पास में किसी भी दिए गए फलन एफ जेड के लिए अनुकोण प्रतिचित्रण का पर्याप्त प्रतिबंध। और वो प्रतिबंध क्या होता है कि एफ जेड विश्लेषक होना चाहिए और एफ डैश जेड नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए प्रत्येक बिंदु पर, उस प्रांत के प्रत्येक बिंदु पर। ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीजों के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।